वांग जेंगमिंग का चेहरा सुअर जैसा सूजा हुआ देखते ही मैं समझ गया कि इस फिल्म की गुणवत्ता फिर से अच्छी है। जेल में आने के पहले दिन से ही बूढ़े हुआंग को सभी ने धमकाया, क्योंकि यहाँ के 80% कैदियों को उसी ने, जो कभी उनका अभियोजक था, जेल भेजा था। उससे बदला लेने के लिए बूढ़ा हुआंग हर दिन डर में जीता था। यहाँ तक कि सिलाई मशीन चलाते समय भी उस पर हमला किया जाता था। उस असहनीय दर्द ने मुझे भी स्क्रीन पर कांपा दिया। उसे आज इस मुकाम तक पहुंचाने वाला उसका सीधा बॉस ही था। अपनी बेगुनाही के लिए वह एक के बाद एक अपीलें लिखता रहा, पर उन सभी को ताकतवर लोगों ने रोक दिया और किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। ऐसे ही माहौल में लाओ हुआंग ने पासा पलट दिया। वह न केवल जेल में सबका आदरणीय बन गया, बल्कि उसे नुकसान पहुंचाने वाले को भी धीरे धीरे उसकी ऊंचाई से नीचे गिराने वाला था। और यह सब लाओ हुआंग के मामले से पहले के एक केस से शुरू होता है। गैंगस्टर पृष्ठभूमि वाले फॉर ईस्ट ग्रुप ने प्रवासी पक्षी स्थल को रिसोर्ट बनाने की योजना बनाई। इस कदम से बड़ी संख्या में पक्षी प्रेमी नाराज हो गए। देखते ही देखते प्रदर्शनकारी और दंगा पुलिस आमने सामने आ गए। तभी प्रदर्शनकारियों के वेश में कुछ रहस्यमय लोग लाठियां लेकर मैदान में घुस आए। इन रहस्यमय लोगों के उकसावे पर विरोध स्थल तुरंत दंगे में बदल गया। इस हंगामे में एक युवा विशेष पुलिसकर्मी गंभीर घायल हो गया और जनता भी इन पर्यावरणविदों की निंदा करने लगी। उसी दिन हमलावरों को तुरंत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले के मुख्य अभियोजक लाओ हुआंग ने तुरंत सुदूर पूर्व समूह के प्रमुख झांग शिजांग को बुलाया, क्योंकि सुदूर पूर्व समूह का पहले भी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का इतिहास रहा था। लेकिन यह झांग शिजांग न केवल एक प्रभावशाली संरक्षक के साथ था, बल्कि उसने लाओ हुआंग के करियर को भी धमकी दी। बूढ़े हुआंग की ईमानदारी ने निदेशक झांग को बहुत हैरान कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि इस समय उनके बॉस वू जियान किसी बड़े व्यक्ति से बात कर रहे थे। उसी रात वू जियान ने बूढ़े हुआंग के हिंसक व्यवहार के लिए उसे फटकारा और बातों बातों में यह भी इशारा किया कि इस घटना का सुदूर पूर्व समूह से कोई संबंध नहीं था। लेकिन जिद्दी बूढ़े हुआंग ने नेता के इरादों की बिल्कुल परवाह नहीं की। सच्चाई की पूरी जाँच के लिए बूढ़ा हुआंग उसी रात पूछताछ कक्ष में आया। उसने जानबूझकर अन्य प्रहरियों को हटा दिया। लाओ हुआंग को यकीन था कि इस आदमी के पीछे दूर पूर्व समूह है। संदिग्ध को अस्थमा था। लाओ हुआंग को आते देख वह घबराकर लगातार दवा छिड़कने लगा। लाओ हुआंग ने कितनी भी पूछताछ की, उसने खुद को आम पक्षी प्रेमी बताया और प्रवासी पक्षियों के प्रवास का सिद्धांत भी समझाया। यह देख कि वह अभी भी नाटक कर रहा था, लाओ हुआंग ने उसे अपनी कमीज उतारने पर मजबूर किया। जैसे ही लाओ हुआंग ने जबरदस्ती उसकी कमीज उतारी, उसकी पूरी बाह पर बने टैटू तुरंत सामने आ गए। कड़ी पूछताछ पूरी रात चलती रही, पर जब लाओ हुआंग अगले दिन फिर पूछताछ कक्ष में आया तो अस्थमा वाले आदमी की सांसें थम चुकी थी। लाओ हुआंग को यकीन था कि उसकी पूछताछ इतनी घातक नहीं थी और अस्थमा वाले आदमी का इनहेलर भी गायब था। संदिग्ध की अचानक मौत से समाज में हलचल मच गई और लाओ हुआंग को हत्यारे के तौर पर तुरंत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वू जियान ने सभी अभियोजकों के साथ राष्ट्र से सार्वजनिक माफी मांगी और अस्थमा पीड़ित की मौत का कारण मामले की जांच की कुंजी बन गया। लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए अदालत में सभी गवाहों ने साबित किया कि मृतक को कभी अस्थमा नहीं था। उस रात लाओ हुआंग द्वारा रिकॉर्डिंग वीडियो बंद करने से सारे सबूत उसी पर यातना से मौत का आरोप लगा रहे थे। सुनवाई से एक रात पहले वू जियान जेल आया। उसने लाओ हुआंग को पहले गुनाह कबूलने और फिर आत्मरक्षा बताने की सलाह दी, ताकि उसे बचाया जा सके। वू जियान के तरीके से लाओ हुआंग ने गुनाह कबूला, पर आत्मरक्षा साबित नहीं हुई। अंत में यातना के कारण उसे 15 साल की सजा हुई। हुआंग ने अविश्वास में वू जियान से सवाल किया, पर उसकी उदासीनता ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। आने वाले दिन हुआंग के लिए सबसे मुश्किल थे। जेल में उसे हर दिन अमानवीय यातनाएं झेलनी पड़ी। मन में भारी निराशा झेलते हुए बूढ़े हुआंग के मन में आत्महत्या का विचार आया। एक दिन बूढ़े हुआंग ने टीवी पर देखा कि वो जियान दूर पूर्व रिसोर्ट के शिलान्यास समारोह में मौजूद था। बूढ़े हुआंग को आखिरकार एहसास हुआ कि यह सब बूढ़े वू की सोची समझी साजिश थी। तब से बूढ़े हुआंग ने लगातार अपील पत्र लिखना शुरू कर दिया। उसे पता नहीं था कि जेलर को लाओ वू ने पहले ही खरीद लिया था और उसके सभी अपील पत्र रोक दिए गए थे। लेकिन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लाओ हुआंग को सब्र करना पड़ा। एक दिन जेल प्रहरी को एक संपत्ति का मुकदमा मिला। उसने कैदियों से पूछा कि क्या किसी ने कभी संपत्ति से जुड़े क्षेत्र में काम किया है, पर इन अपराधियों को कानून की क्या समझ। बूढ़े हुआंग को अचानक यह अपना मौका दिखा। एक जाजियांग मियान की रिश्वत के बाद बूढ़े हुआंग ने आसानी से समाधान बता दिया। हालांकि मुकदमे की समस्या वाले जेलकर्मी एक से ज्यादा थे, इसलिए बूढ़े हुआंग ने भी आगे की मांगे रखी। जल्द ही जेलकर्मियों का एक समूह कोठरी में घुस गया और बूढ़े हुआंग के लिए जमकर गुस्सा निकाला। तब से बूढ़े हुआंग ने जेल में खूब नाम कमाया। उससे अपना अलग कमरा मिला और जेल में सभी कैदियों के सपनों का तला हुआ चिकन बियर भी। अन्यायग्रस्त कैदी लाओ हुआंग की मदद मांगने आते थे। लाओ हुआंग ने अपनी कानूनी जानकारी से जेल में कई संपर्क बनाए, यहाँ तक कि जेलर भी उसे खुश करने आता था। लेकिन लाओ हुआंग अपना अन्याय कभी नहीं भूला। 5 साल बाद जेल में एक धोखेबाज आया और वह लाओ हुआंग को पूरी तरह से पासा पलटने में मदद करेगा। शियाओ जियांग भेष बदलने में माहिर था, मीठी बातें करता था और अक्सर विदेश से लौटे अभिजात वर्ग की पहचान बनाकर अमीर लड़कियों को खूब बेवकूफ बनाता था। इस दिन जब टीवी पर प्रवासी पक्षियों का झुंड दिखा तो शियाओ जियांग की एक बात ने तुरंत लाओ हुआंग का ध्यान खींचा। शियाओ जियांग की बातें उस दमे वाले व्यक्ति जैसी ही थी। लाओ हुआंग ने तुरंत मान लिया कि उसका दूर पूर्व समूह से कोई संबंध है। जल्द ही शियाओ जियांग को लाओ हुआंग के कमरे में लाया गया। कमरे के स्वादिष्ट भोजन ने उसे तुरंत बेबस कर दिया। शियाओ जियांग ने 5 साल पहले की एक घटना भी बताई।
उस समय फॉर ईस्ट ग्रुप ने उन्हें रोज 1 लाख में प्रवासी पक्षियों के बारे में जानने के लिए काम पर रखा। उसे याद था कि उनमें से एक को गंभीर अस्थमा था। फिर एक दिन ग्रुप ने उन्हें दंगे में शामिल होने को कहा। शियाओ जियांग ने कुछ गलत होते देखा और तुरंत भाग निकला। उसके अनुभव से लाओ हुआंग को पता चला कि अपना नाम साफ करने की जिम्मेदारी शियाओ जियांग पर आ गई थी। उसने शियाओ जियांग को रोचक व्यक्ति के हस्ताक्षर का अभ्यास करवाया और फिर उसे हर महत्वपूर्ण व्यक्ति का चेहरा पहचानने को कहा और शियाओ जियांग इस धोखेबाज का दिमाग उम्मीदों पर खरा उतरा। दूसरी ओर लाओ हुआंग शियाओ जियांग के वकील से मिला और खुद शियाओ जियांग का केस पलटवाने में मदद की। लाओ हुआंग की पूरी योजना के तहत शियाओ जियांग को सफलतापूर्वक सजा में कमी मिली और उसे समय से पहले रिहा कर दिया गया। जेल से छूटते ही शियाओ जियांग ने लाओ हुआंग के पैसों से फार ईस्ट ग्रुप के लोगों को दावत दी। नशे में मोटे नेता ने कबूला कि मृतक को दमा था और उन्होंने पैसे लेकर झूठी गवाही दी थी, पर उसे खबर न थी कि सब रिकॉर्ड हो रहा है। वह रिकॉर्डर चालाकी से लाओ हुआंग तक पहुंचा दिया गया। इस रिकॉर्डिंग से हुआंग को दोबारा सुनवाई का सबूत मिला। जज से पूछताछ होते ही वू के नेटवर्क को खबर मिली। अब वो सांसद उम्मीदवार और पहले से ज्यादा ताकतवर था। चुनाव के वक्त उसने झांग से संपर्क किया ताकि जीत में बाधा न आए। लाओ वू ने गुस्से में केतली उठाई और झांग के चेहरे पर दे मारी। उसका खूंखारपन इस गैंगस्टर से भी ज्यादा था। वू ने वर्तमान अभियोजक ली जोंगजू से मुलाकात की, जो लाओ हुआंग के पूर्व सहकर्मी और एक दबंग व्यक्ति थे। उन्होंने जोंगजू से जेल में लाओ हुआंग से मिलने और उसे ठीक से सजा काटने, व्यर्थ संघर्ष न करने की चेतावनी देने को कहा, पर इस समय लाओ हुआंग किसी से भी ज्यादा दृढ़ थे। उसने जोंगजू को सलाह दी कि वह लाओ वू का व्यर्थ में मोहरा न बने, क्योंकि जेल के बाहर शियाओ जियांग ने अपनी अगली चाल चल दी थी और इस बार वह लाओ वू का सीधा सामना करेगा। इस समय लाओ वू भाषण स्थल पर सभी लोगों के सामने सिर झुका रहा था, जबकि शियाओ जियांग चुपचाप चीयर लीडिंग टीम में शामिल हो गया था और वह अपने नृत्य से सभी को जीतना चाहता था। कार्यक्रम के बाद शियाओ जियांग के जोरदार नृत्य ने लाओ वू की व्यक्तिगत प्रशंसा जीती। शियाओ जियांग ने इस अवसर पर लाओ वू के साथ एक तस्वीर भी ली। शियाओ जियांग के विदेश से लौटे अभिजात वर्ग की छवि ने प्रशंसक क्लब की आंटियों का दिल जीत लिया और एक आंटी ने तुरंत अपनी बेटी को शियाओ जियांग से मिलवाने की पेशकश की। हालांकि बेटी ने कहा कि उसका पहले से ही एक प्रेमी है, लेकिन शियाओ जियांग ने जल्द ही उसे अपने वश में कर लिया। यह बेटी दूर पूर्व समूह की लेखाकार थी। जियांग ने लड़की के सोते समय दूर पूर्व समूह द्वारा बूढ़े वू को रिश्वत के पैसे भेजने वाले बही खाते की तस्वीरें ली। जल्द ही ये काले खाते मीडिया में उजागर हुए और बूढ़े हुआंग को भी पहली बार मुख्य न्यायाधीश के सामने लाया गया। न्यायाधीश ने बूढ़े हुआंग से पूछा, 5 साल बाद ही आप इस मामले को क्यों पलटना चाहते? तो लाओ हुआंग ने 5 साल पहले लाओ वू द्वारा सताए जाने का सच बताया। तब जोंगजू को पता चला कि उस समय कई बातें थीं जो उसे नहीं पता थीं। खबर मिलते ही लाओ वू ने तुरंत जेल में फोन किया और जल्द ही लाओ हुआंग की कोठरी की अचानक तलाशी ली गई। संक्षेप में लाओ हुआंग जितना हंगामा करता, जेल में उसकी हालत उतनी ही खराब होती। कैदी दोस्तों की मदद से लाओ हुआंग ने शियाओ जियांग को आखिरी फोन किया, क्योंकि अब शियाओ जियांग को ही अकेले आगे बढ़ना था। शियाओ जियांग बैंक गया और लाओ हुआंग के खाते से सारी नकदी निकाल ली। वह बड़ी रकम लेकर उस समय के गार्ड के पास गया। उस घटना के बाद गार्ड लाओ वू का त्यागा हुआ मोहरा बन गया था और अब गरीबी में जी रहा था। और यह मुलाकात बूढ़े वू को गिराने की कुंजी बनेगी। शियाओ जियांग का अगला निशाना जोंगजू था, पर वह बहुत सतर्क था, इसलिए उसे यूं ही संपर्क नहीं किया जा सकता था। तो शियाओ जियांग पहले एक अभियोजक के रूप में तैयार होकर उच्च अधिकारियों से भरी एक पार्टी में घुस गया। शियाओ जियांग की चापलूसी ने शौकियान टीम की प्रशंसा बटोरी। उसने एक महंगी रेड वाइन भी निकाली, जिससे वह उस रात सबका ध्यान बन गया। इससे स्वाभाविक रूप से जोंगजू का ध्यान भी आकर्षित हुआ। अन्य मंत्रियों के परिचय पर शियाओ जियांग ने जोंगजू का हाई स्कूल जूनियर होने का ढोंग किया, पर जोंगजू ने फिर भी शियाओ जियांग से सावधानी से पूछताछ की। शियाओ जियांग ने यह भी कहा कि वह अगले दिन जोंगजू से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता है, क्योंकि उसे एक बहुत महत्वपूर्ण मामले पर उनसे सलाह लेनी थी। तो अगले दिन शियाओ जियांग शान से अभियोजक कार्यालय की इमारत में चला गया। केवल 2 लोगों वाले कार्यालय में शियाओ जियांग ने लाओ वू के अपराधों के सभी सबूत निकाले। चूंकि जोंगजू और लाओ वू के संबंध घनिष्ठ थे, इसलिए कार्रवाई से पहले शियाओ जियांग खास तौर पर जोंगजू को आगाह करने आया। तभी सचिव ने जोंगजू को बैठक के लिए बुलाया और जोंगजू ने शियाओ जियांग को उदारतापूर्वक कार्यालय में रुकने दिया, यह कहते हुए कि बैठक के बाद वे साथ में खाना खाएंगे। लेकिन जोंगजू के जाने के तुरंत बाद शियाओ जियांग ने लाओ हुआंग का ट्रायल आवेदन पत्र तुरंत ढूंढ लिया और अनगिनत बार अभ्यास किए गए हस्ताक्षर के अनुसार जोंगजू का नाम लिख दिया। जब जोंगजू लौटा, वह आवेदन पत्र पहले ही प्रक्रिया में आ चुका था। यह जानकर कि उसे गवाह के तौर पर अदालत में पेश होना होगा, बूढ़ा वो गुस्से में अभियोजक कार्यालय आया। जोंगजू के सामने बूढ़ा वो पूरी तरह भड़क उठा, पर उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि अब जोंगजू की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। सुनवाई से एक रात पहले बूढ़ा वो फिर जेल आया। इस मुलाकात में उसने रणनीति बदली। उसने सांसद बनने पर बूढ़े हुआंग को माफ करने का वादा किया, क्योंकि दोबारा सुनवाई में भी हुआंग के पास पलटने का कोई पुख्ता सबूत नहीं था। उस साल का अहम सबूत रेस्पिरेटर हुआंग को कभी नहीं मिल सकता था, लेकिन हुआंग का आत्मविश्वास भी वो को खतरे का एहसास करा रहा था। दूसरे दिन की सुनवाई तय समय पर हुई। अहम गवाह लाओ वो अदालत पहुँचे, पर लाओ हुआंग को जेल गार्ड ने गलियारे में अकेला छोड़ा। तभी उसका एक साथी कैदी आया। माफ करना कहते हुए उसने लाओ हुआंग पर वार किया और खून बह निकला। लाओ हुआंग के न पहुँचने पर जज को सुनवाई स्थगित करनी पड़ी।
ठीक उसी पल जब जज हथौड़ा गिराने वाले थे, लाओ हुआंग असहनीय दर्द सहते हुए अदालत में आ गया। 5 साल देर से आया जवाबी हमला आखिरकार होने वाला था। शियाओ जियांग गवाह के तौर पर सबसे पहले पेश हुआ। उसने बताया कि उसने उस साल सुदूर पूर्व समूह के प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया था और प्रशिक्षण शिविर में अस्थमा से पीड़ित मृतक को स्पष्ट रूप से देखा था। साथ ही उसने लाओ वू के साथ पुरानी तस्वीर दिखाई और पुष्टि की कि फॉर ईस्ट ग्रुप उम्मीदवार सांसद लाओ वू को रिश्वत दे रहा था, लेकिन लाओ वू ने सत्ता में आते ही सारे आरोप खारिज कर दिए। वह जानता था कि ये आरोप आज की सुनवाई के विषय से मेल नहीं खाते। लाओ वू को दोषी साबित करने के लिए उस साल का खोया हुआ वेंटिलेटर ढूंढना होगा। ओल्ड वू का पूर्व अधीनस्थ अचानक घटनास्थल पर आया और अदालत में एक रिकॉर्डिंग पेश की जिसमें दोनों की रेस्पिरेटर पर बातचीत का प्रमाण था। तभी ओल्ड हुआंग ने सीधे वह रेस्पिरेटर निकाला और बताया कि यह वही सबूत है जिसे ओल्ड वू ने तब छिपाया था और इस पर निश्चित रूप से ओल्ड वू के फिंगरप्रिंट होंगे। रेस्पिरेटर देखकर लाओ वू लगभग हंस पड़ा, क्योंकि उस रेस्पिरेटर को लाओ वू ने बहुत पहले ही वेल्डिंग के कचरे में फेंक दिया था, इसलिए सामने वाला स्पष्ट रूप से नकली था। पूरी दुनिया में केवल लाओ वू ही उस रेस्पिरेटर की असलियत पहचान सकता था और केवल लाओ वू ही खुद को दोषी ठहरा सकता था। वह आखिरकार लाओ हुआंग के जाल में फंस गया। 5 साल पुराना ये फंसाने का मामला आखिरकार सुलझ गया। लाओ वू ने अदालत में लाओ हुआंग की उस समय की भावनाओं को महसूस किया, लेकिन इसके बाद लाओ हुआंग ने खुद का बचाव नहीं किया, क्योंकि उसने अपनी यातनापूर्ण पूछताछ और मानवाधिकारों की अवहेलना को स्वीकार किया। देर से मिले न्याय को न्याय कहने के बजाय यह कहना बेहतर है कि यातनापूर्ण पूछताछ और मिलीभगत के बुरे कर्मों का उजागर होना ही कानून की सच्ची प्रगति है।